मोटिवेशनल आप लोग के लिए गाइडेंस कहिए। उसके उपरांत अब हम लोग आते हैं ना अपने टॉपिक के ऊपर, जो आप लोग देख चुके हो, पूर्वकालीन विटगेंस्टीन उत्तरकालीन विटगेंस्टीन के रूप में। और हम विटगेंस्टीन को इसलिए चुने हैं ना रसेल के बाद, क्योंकि आप लोग को रसेल पढ़ते समय कम से कम हम 3-4 बार ऐसा हुआ होगा कि हमने रेफरेंस दिया होगा विटगेंस्टीन से, कि विटगेंस्टीन से देखिए यहाँ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, या हमने रेफरेंस दिया होगा कि देखिए विटगेंस्टीन और रसेल में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो ये स्पष्ट दिखा रहा होता है कि कहीं ना कहीं चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो ये इंटरकनेक्शन क्या है, इसको हम तभी जान पाएंगे जब एक बार विटगेंस्टीन हम फिर से पढ़ लें। जो लोग आरंभ से हमसे पढ़ रहे हैं वो लोग जान रहे होंगे कि विटगेंस्टीन हम लोग पढ़ चुके हैं। 2-3 लोग हैं मेरे समझ से इस क्लास में जो लोग मेरे साथ पहले विटगेंस्टीन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो लोग बाकी लोग हैं वो सभी लोग नए जुड़े हुए हैं, उनके लिए नया ही होगा। तो वो ध्यान पूर्वक सुने और इसकी अवधारणाओं को समझने की कोशिश करें। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक रिवीजन होगा और ये फाइनल रिवीजन होगा, इसलिए वो कोशिश करें कि जो किसी भी प्रकार की अस्पष्टता हो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये रिवीजन हो रहा है तो ये फाइनल रिवीजन होगा उनके लिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग विटगेंस्टीन को चुने हैं कि हम लोग विटगेंस्टीन को देखेंगे। अब थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि की चर्चा कर दें, और पृष्ठभूमि की चर्चा करने के उपरांत हम उन बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो बिंदु आपके सिलेबस में दिए हुए हैं और जिससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस साल भी आप लोग के द्वारा बताया गया कि 2-3 प्रश्न थे विटगेंस्टीन से। एग्जैक्ट कौन से प्रश्न थे ये आप लोग को याद नहीं है, लेकिन आप लोग को इतना याद है कि 3-4 प्रश्न विटगेंस्टीन से 2-3 प्रश्न थे। तो उसकी चर्चा जब वो पेपर आ जाएगा तो हो जाएगी, और अभी करते हुए भी आप लोग को याद आ जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि यही प्रश्न पूछा गया था। और कल आप लोग को एक और महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत किया गया क्लासरूम में, कि आप लोग को कुछ आईएएस के पहले पूछे गए प्रश्नों को लिखाया गया और यह दिखाया गया कि किस प्रकार से, जिस तरह से आप जिस अप्रोच से पढ़ रहे हो, उस अप्रोच से पढ़ने मात्र से आप आईएएस तक के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो मुख्य परीक्षा के। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, बस लेखनी की एक शैली होती है, और आईएएस वगैरह में लिखने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की शैली होती है। आप लोग को पता है ये? नहीं पता है तो हमारे सानिध्य में रहिए, हम बता देंगे आपको। आप लोग जिस शैली से लिखते हैं ग्रेजुएशन में या एमए में, वह शैली नहीं काम करती है आईएएस में। उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार की शैली से लिखना होता है, और ये आदत आप ग्रेजुएशन में और एमए में भी डाल लेंगे तो वो ऑलरेडी बनी रहेगी और फिर बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर हम देखें 90% कि वो शैली अलग तरीके की शैली होती है जो ग्रेजुएशन और एमए में होती है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जो आंसर लिखा जाता है, तो वो स्ट्रक्चर का जो अभाव होता है वो नहीं चलेगा इसमें। तो आईएएस में जब आप उत्तरों को लिख रहे होंगे तो उसकी एक विशिष्ट शैली होगी, स्ट्रक्चर होगा, और जो शब्द सीमा होती है उसका भी बड़ा महत्व होता है आईएएस में। तो शब्द सीमा का अनुपालन करते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसलिए शब्दों का चयन और शब्दों का गठन, वाक्यों का जो गठन होता है वो बिल्कुल स्पष्ट और प्रभावी होना चाहिए, इसका भी ध्यान देना पड़ता है। इसके साथ ही आपकी अवधारणाएं आपको पता हो, ठीक है। इन सब के मिलन से आईएएस का जो है एक संपूर्ण वो बनता है। और जब आप लोग उसको लिखेंगे, बीच बीच में आप लोग देखते होंगे आजकल वीडियोज आता है कि ये टॉपर्स का वो है आंसर राइटिंग का, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो डमी एग्जाम्स देते रहते हैं ना तो उनका वो निकाल के वो दिखाते रहते हैं। तो उससे भी आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं कि वो किस प्रकार से आंसर राइटिंग कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए कि जब ये सब जो ग्रेजुएशन एमए ये सब होता है ना, वो आगे आने वाले भविष्य की तैयारी होती है। जो लोग भी इसको एक खास उद्देश्य से लेके पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी होती है। तो ये सब खास उद्देश्य से लेकर पढ़ने वालों के लिए ये एक तैयारी है। इसको सामान्य रूप से एमए बीए इन सब में बांटने की कोशिश मत करिए। आप लोग समझिए कि एक बड़ा गोल है आप लोग के सामने, आप लोग को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप लोग को आईएएस निकालना है, बड़े एग्जाम्स को निकालना है। उसी अप्रोच से आपका उठना बैठना पढ़ना बोलना बिहेवियर हर एक चीज होना चाहिए, ठीक है।
जो व्यक्ति इन सब चीजों पे काम करेगा, जो जैसे कहते हैं ना बैठने का भी एक ढंग होता है, उसको पोस्चर कहते हैं, जेस्चर कहते हैं, कि आप अगर किसी के सामने बैठे हो तो किस प्रकार से बैठोगे, अगर वो सीनियर बैठा है किस तरह से पोस्चर होगा, आपका जेस्चर होगा, किस तरह से बात करोगे, क्या सारी ये सारी चीजें जो है ना वो सब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आप किसी ध्येय को बना लोगे तो उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लोगे। ठीक है, तो वो ध्येय जो है आप लोग देखे होंगे कि अक्सर ऐसा आप लोग महसूस किए होंगे कि जो सिंगर जिस पुराने सिंगर का फैन होता है वो सारी चीजें उसके अंदर चली आती हैं। जैसे अगर सोनू निगम मोहम्मद रफी को फॉलो करते हैं तो अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं सोनू निगम के जिसमें झलक आती है मोहम्मद रफी। क्यों आती है? क्योंकि जब वो कोई लक्ष्य ले लेते हैं ना तो उनका संपूर्ण शरीर का जो सारा तंत्र है, उनकी जो एकाग्रता है वो एकाग्र होकर उस लक्ष्य को देख रही हो। इसी प्रकार आपके मन में आ जाएगा कि अगर हमको प्रशासनिक अधिकारी बनना है, आईएएस बनना है, या हमको ये पोस्ट चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एक्सवाईजेड बनना है, तो आपके अंदर वो सारी चीजें आपके शरीर में, आपके बिहेवियर में सभी चीजें आ जानी चाहिए धीरे धीरे करके। तब वो दिखता है कि आपका जो है एक शब्द यूज किया जाता है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से हर एक चीज में वो परिलक्षित होने लगता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब लक्ष्य की प्राप्ति ज्यादा दूर नहीं है, लक्ष्य आपको प्राप्त होकर रहेगा। चलिए अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं। और देखिए जैसे पहले भी बताया जा चुका है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, और फिर से आज इस क्लासरूम में बताया जाएगा कि जब विटगेन्स्टीन को हम लोग पढ़ते हैं ना तो ये भी एक लिंग्विस्टिक फिलोसफर है, और हम लोग ने रसेल में भी देखा कि वहां पर भी लिंग्विस्टिक फिलोसफी का बहुत सारा पार्ट है, और वहां पे भी भाषा को केंद्र में रखकर बहुत सारी विवेचना की गई है, विश्लेषण किया गया है, अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप लोग को ये पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं आप लोग को कि विटगेन्स्टीन के गुरु थे, एज सच हम कहेंगे तो रसेल जो है विटगेन्स्टीन के गुरु थे। रसेल और मूर के एक तरह से कहेंगे कि गाइडेंस में ही विटगेन्स्टीन ने अपने रिसर्च वर्क को किया था, और जो फाइनल वाइवा था उनके रिसर्च का, शोध का, वो फाइनल वाइवा जो है मूर और रसेल ने ही लिया। तो ये सारी चीजें ये इनके एकदम समकालीन थे, और साथ साथ सारी चीजें चल रही थी। तो बहुत सारा प्रभाव इनके दर्शन में आपको दिखाई देगा। तो इसलिए जब हम लोग रसेल पढ़े तो विटगेन्स्टीन पढ़ेंगे, तार्किक भाववाद पढ़ेंगे, क्योंकि तार्किक भाववाद विटगेन्स्टीन से प्रभावित होता है, पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन से, और इसके बाद मूर पढ़ लेंगे। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर इन सब चीजों को एक साथ आप पढ़ेंगे तो आप इनमें इंटरकनेक्शन ढूंढ पाएंगे, और इससे आपको जो समकालीन पाश्चात्य दर्शन है, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी है, उसकी एक अच्छी समझ विकसित होगी। तो अब जो विटगेन्स्टीन, हम जैसे कहा कि ये भी एक लिंग्विस्टिक फिलोसफर है, भाषा इनके लिए केंद्रीय है। लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर जो क्लास में हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नेट भी किए हुए हैं और बहुत सारे लोग रिसर्च वर्क में भी लगे हैं, बहुत सारे लोग एमए में हैं, एमए फाइनल में हैं, तो इन सभी लोगों ने लगभग विटगेन्स्टीन से गो थ्रू हो चुके हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि इनके जो वर्क है, इनका जो कार्य है, इनको दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक जो कार्य है वो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस, इसमें जो उन्होंने अपने दर्शन को, अपनी विवेचना को प्रस्तुत किया था, उसको हम लोग कहते हैं पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन। ठीक है, और एक विवेचना उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में प्रस्तुत की, जिसको हम लोग जानते हैं उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन के रूप में। तो ये एक तथ्यात्मक पक्ष है, और आप लोग से यूजीसी नेट जेआरएफ में अक्सर पूछा जाता है कि पूर्वकालीन विटगेन्स्टीन संबंधित है, किससे संबंधित है? ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस से संबंधित, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन संबंधित है, उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन से संबंधित। अब अवधारणाओं का संदर्भ लेते हैं कि भाई ये दोनों चीजें तो विटगेन्स्टीन से ही संबंधित है, तो एक को हम पूर्वकालीन कह रहे हैं, एक को उत्तरकालीन कह रहे हैं। तो इसके पीछे की अवधारणा क्या है?
और दोनों में क्या सिमिलरिटी है और दोनों में क्या डिफरेंस है। इस चीज की एक आरंभिक समझ हो जानी चाहिए, ताकि जब हम इस पूर्वकालीन विट्गेन्स्टीन ट्रैक्टेटस वाले पार्ट से जब हम फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में आए, तो सहज और सरल रूप से आपको अवधारणाएं समझ में आ सकें, आप उसको ग्रैप्स कर सकें। पहली चीज देखिए, दोनों जगहों पर सिमिलरिटी क्या है। दोनों जगहों पे सिमिलरिटी ये है कि भाषा ही केंद्र में बनी हुई है। यानी पूर्वकालीन विट्गेन्स्टीन ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में भी भाषा केंद्र में है, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भी भाषा केंद्र में है। तो ये सिमिलरिटी है। और दोनों में सिमिलरिटी ये भी है कि भाषा के माध्यम से ही जगत को व्याख्यायित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, दोनों जगहों पे, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में भी और पूर्वकालीन विट्गेन्स्टीन यानी ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस में। यानी भाषा और जगत के बीच क्या संबंध है, भाषा के माध्यम से हम जगत को किस प्रकार व्याख्यायित कर सकते हैं, और भाषा के स्वरूप को किस प्रकार से समझा जा रहा है, भाषा केंद्र में है, यह दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी भाषा का केंद्रीय होना और भाषा और जगत के बीच का संबंध, भाषा के माध्यम से जगत को किस प्रकार से व्याख्यायित किया जा सकता है, यह संदर्भ पूर्वकालीन विट्गेन्स्टीन और उत्तरकालीन विट्गेन्स्टीन यानी ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन दोनों में कॉमन है। दोनों में एक सामान्य आधार भूमि के रूप में स्थित है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ये केंद्रीय बना है। यानी भाषा और जगत का संबंध, यह दोनों केंद्रीय बना हुआ है दोनों प्रकार के पुस्तकों में, ट्रैक्टेटस में भी और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में। हम अब यह अवधारणा जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा होता है। तो देखिए, दोनों में डिफरेंस ये पैदा हो रहा होता है ना कि भाषा के स्वरूप को लेकर, भाषा के स्वरूप को लेकर जिस प्रकार का अप्रोच, जिस प्रकार की अवधारणा पूर्वकालीन विट्गेन्स्टीन यानी ट्रैक्टेटस में वो प्रस्तुत करते हैं, वह स्वरूप जो है हमें फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिखाई देता। यानी भाषा के स्वरूप को लेकर जो उनकी अवधारणा है, वह ट्रैक्टेटस से फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन जाते जाते चेंज हो जाती है। और वह चेंज क्या होती है, यह हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे हमें स्पष्ट होगा। ठीक है, आरंभिक रूप से आधार भूमि के रूप में अगर थोड़ा सा आपको एक कहे कि एक संकेत देना मात्र हो, तो हम यह केवल कह सकते हैं कि ट्रैक्टेटस में, जैसे रसेल कहते हैं ना, कि रसेल कहते हैं कि भाषा का एक तार्किक स्वरूप संभव है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग बार बार इस बात को दोहराए हैं कि क्या कहते हैं रसेल, कि भाषा का एक तार्किक स्वरूप संभव है, जिस तार्किक स्वरूप के तार्किक संरचना के विश्लेषण से हम भाषा की उस इकाई तक पहुंच सकते हैं जिस इकाई के माध्यम से हम जगत को व्याख्यायित कर सके। और जब हम ये स्टेटमेंट बोले थे आप लोग को, तब हम लोग विट्गेन्स्टीन की याद भी दिलाए थे आपको, और कहे थे कि यह जो भाषा का तथ्य से संबंध अपनी ज्ञान मीमांसीय विवेचना में रसेल ढूंढने का प्रयास करते हैं, और उस विवेचना के संदर्भ में यह स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाषा का एक तार्किक स्वरूप संभव है, जिसकी तार्किक संरचना के विश्लेषण से हम भाषा की उस इकाई तक पहुंच सकते हैं जिस इकाई के माध्यम से हम जगत को व्याख्यायित कर सके। तो जब ये स्टेटमेंट आपको हम बता रहे थे रसेल में, तब हमने विट्गेन्स्टीन की याद दिलाई थी, वह भी ट्रैक्टेटस की याद दिलाई थी। ठीक है, तो अगर हम संकेत के रूप में बताना चाहें कि ट्रैक्टेटस में भाषा के स्वरूप को लेकर वह किस प्रकार के अप्रोच को ले रहे थे, तो इसी प्रकार के अप्रोच को ले रहे थे जैसा कि रसेल अपने दर्शन में अप्रोच को ले रहे थे। यानी यह भी एक मानकर चल रहे थे कि भाषा का एक आदर्श रूप, भाषा का एक तार्किक स्वरूप संभव है। एक आदर्श भाषा की कल्पना, एक तार्किक भाषा की कल्पना रसेल की तरह पूर्वकालीन विट्गेन्स्टीन में ट्रैक्टेटस भी कर रहे थे। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उस समय विट्गेन्स्टीन किसके संपर्क में थे, रसेल के संपर्क में थे। रसेल उस समय अपने तार्किक अणुवाद दर्शन को प्रस्तुत कर रहे थे,
और इन अवधारणाओं को रख रहे थे, तो स्पष्ट है कि विटगेंस्टीन जब उनके शिष्य थे और उनके दर्शन, उनके विचारों, उनकी पुस्तकों को पढ़ रहे थे, तो वह उससे प्रभावित भी हो रहे थे और उसी प्रभाव में वह ट्रैक्टेटस में इस प्रकार के स्ट्रक्चर को, भाषा के इस प्रकार के स्वरूप को प्रश्रय देते हैं अपने दार्शनिक अवधारणा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? ये संकेत कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अभी व्याख्या नहीं किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है कि पूर्वकालीन विटगेंस्टीन यानी ट्रैक्टेटस में जिस भाषा के स्वरूप को लेकर विटगेंस्टीन आगे बढ़ते हैं, वह भाषा का स्वरूप क्या है? एक आदर्श स्वरूप है, एक तार्किक स्वरूप है, एक तार्किक भाषा की रचना और एक तार्किक भाषा की संभावना पर वह विचार कर रहे होते हैं, अपनी दार्शनिक विवेचना को प्रस्तुत कर रहे होते हैं विटगेंस्टीन। लेकिन जब वह फर्दर आगे चलकर फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में अपने विचारों को रखते हैं, तो इसी भाषा के स्वरूप के संदर्भ में उनके अंदर जो है अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उस प्रश्न की विवेचना और उस प्रश्न के विश्लेषण में वह ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वह सामान्य साधारण भाषा को अधिक महत्व देने लगते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार की भाषा के आदर्श स्वरूप के बारे में विचार किया जा रहा है ट्रैक्टेटस में, या भाषा से जिस प्रकार की तार्किकता या जिस प्रकार के जिसको कहते हैं ना कि एक प्रकार की फाउंडेशन या जिस प्रकार की एक निश्चयात्मकता, जिस प्रकार की एक निश्चयात्मकता की मांग ट्रैक्टेटस कर रहा होता है, वह ठीक नहीं है और वह व्यवहारिक भी नहीं है। इस प्रकार का विचार वो प्रस्तुत करने लगते हैं, कहा? फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन। तो इस प्रकार से यहां से लेके वहां तक का सफर चलता है कि एक प्रकार से जहां पर ट्रैक्टेटस में एक प्रकार के आदर्श भाषा, तार्किक भाषा की संभावना को वह संभव मान रहे होते हैं, वही फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि इस प्रकार से भाषा के आदर्श रूप या भाषा के तार्किक स्वरूप के बारे में या उसकी संभावना को मानना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है और हमारी सामान्य साधारण भाषा ही हमारे व्यवहारिक कार्यों के निष्पादन में संभव है। और जब जब हम इस सामान्य साधारण भाषा से अपने आप को हटा देते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं? दार्शनिक समस्याओं में उलझ जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और देख रहे हैं कि आपको हमने कहा था और पूछा भी था, जो निपुण ने थोड़ा बहुत आंसर दिया था, कि हमने कहा था कि यार डिफरेंस क्या हो रहा होता है विटगेंस्टीन और रसेल में। देखिए, रसेल इस तरह का कभी अप्रोच नहीं लेते। रसेल हमेशा ये मानकर चल रहे होते हैं कि नहीं, सामान्य साधारण भाषा के तार्किक स्वरूप का स्पष्टीकरण आवश्यक है। जैसे हमने बताया नहीं अभी, जब हम विवरण सिद्धांत की आधारभूमि प्रस्तुत कर रहे थे आप लोग को ध्यान अगर होगा कि जब हम तार्किक विश्लेषण में सामान्य आधारभूमि प्रस्तुत कर रहे थे, तो हम आप लोग को बताए थे कि रसेल कहते हैं कि जो हमारी सामान्य साधारण भाषा होती है, वह अपने तार्किक स्वरूप को छिपा कर रखती है। इसलिए आवश्यक है कि अनेक प्रकार की अस्पष्टता, एम्बिगिटी, अनेक प्रकार की अनेकार्थकता से बचने के लिए, विरोधाभासों के निराकरण के लिए भाषा के तार्किक स्वरूप का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ताकि ये जो भाषा का तार्किक स्वरूप छिपा रहता है वह स्पष्ट हो सके और इस प्रकार की जो अस्पष्टता, अनेकार्थकता या विरोधाभास होता है वह समाप्त हो सके। तो एक प्रकार से रसेल जो है कभी भी जो है अपने आप को इससे हटाते नहीं है, वो लगे रहते हैं। यानी भाषा के आदर्श स्वरूप की संभावना और इसकी महत्ता से वह कभी भी विमुख नहीं होते हैं। और जबकि हम विटगेंस्टीन में देखेंगे कि विटगेंस्टीन जो है इससे विमुख हो जाते हैं, इससे हट जाते हैं और सामान्य साधारण भाषा पर एम्फेसिस देने लगते हैं और बल्कि वह जाकर यहां तक कह देते हैं कि हमारी दार्शनिक समस्याओं का जो मूल है वह यही है कि हम सामान्य साधारण भाषा से हटकर विशिष्ट ढंग से भाषा के संदर्भ में प्रयोगों को करने लगते हैं, एक विशिष्ट ढंग से चीजों को सोचने लगते हैं,
जिसके कारण एक चित्र उभरता है और हम उस चित्र के बंदी हो जाते हैं और दार्शनिक समस्या में उलझ जाते हैं। ठीक है? तो आप लोग अगर ध्यानपूर्वक लेक्चर्स को सुन रहे होंगे, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि किस प्रकार से चीज़ों को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है और किस प्रकार से महीन और बारीक जो डिफरेंसेस हैं, वह स्पष्ट की जा रही है। और आपको एक बात और बता दें हम अभी पढ़ाते समय कि ये कहीं किताब में नहीं दिया है। और यह भी आपको एक और आश्चर्य होगा कि यह कभी मैंने सोचा भी नहीं है कभी बैठ के ऐसा एकांत में। भाई ये जितना भी चीज आपको बोल रहा हूँ ना, इसके विषय में 1 मिनट भी हम नहीं सोचे हैं आपके क्लास में आने से पहले।